dear Picadians, I am Mudita and you are joining Mudita IAS Warriors. So जैसा कि मैंने आपको कहा था कि एक सिंगल वीडियो में आपको सारे सोशल साइंस के इम्पोर्टेंट मैप वर्क करवाए जाएंगे जो क्लास 10th 2020 में भी इम्पॉर्टेंट थे और 2021 में भी इम्पॉर्टेंट हैं। आप अपना सिलेबस चेक कर सकते हैं। ये सारा मैप जो यहाँ पे आपको करवाया जाएगा सारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या क्या इंक्लूड किया गया है, तो यहाँ पे सबसे पहले हिस्ट्री इंक्लूड किया गया है एंड सेकेंड थिंग ज्योग्राफी इंक्लूड किया गया है, क्योंकि फाइनल बोर्ड एग्जाम में आपके जो मैप आते हैं वहाँ पे हिस्ट्री के भी कुछ पॉइंट्स आते हैं, ज्योग्राफी के भी कुछ पॉइंट आते हैं जो आपको मैप में लोकेट करना होता है। तो इस वीडियो को देखने के बाद यहाँ पे जितने मैप करवाए जाएंगे अगर आप वो प्रैक्टिस कर लेते हो तो मैप में 100 आउट ऑफ 100, दैट मीन मैप से आपका एक नंबर भी जाने वाला नहीं है। मैप आपका अभी से सिक्योर हो जाएगा, दोबारा पूरे साल आपको मैप उठा के देखने की ज़रूरत नहीं है। सो लेट्स बिगिन। हमारा सबसे पहला मैप वर्क जो आता है वो आता है इतिहास से, यानी हिस्ट्री से। आपका हिस्ट्री का चैप्टर है नेशनलिज्म इन इंडिया या भारत में राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर से मैप वर्क आपको 100% दिया जाता है। ओके, आपने जो लोकेशंस पढ़ी हैं, सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, तो किस प्लेस पे कौन सा आंदोलन हुआ और कहाँ पे हुई है मीटिंग, तो थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में ब्रीफ कर दूं। जिन स्टूडेंट्स ने मेरा ये वीडियो देख रखा है भारत में राष्ट्रवाद, वन सिंगल वीडियो, पूरा चैप्टर एक वीडियो में कवर किया गया है, तो उन्हें सारी चीज़ें याद होंगी। जिन्होंने नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप लोग वो चैप्टर देख के इतना एंजॉय करेंगे कि कभी नहीं भूलेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन। अधिवेशन का मतलब क्या है? अधिवेशन का मतलब है मीटिंग। जो कांग्रेस बनी थी वो 1885 में बनी थी, A.O. ह्यूम ने बनाया था और 1885 के बाद हर साल जो कांग्रेस थी यानी कांग्रेस के जो लीडर्स होते थे उनकी मीटिंग होती थी एवरी ईयर। तो हर साल उनकी मीटिंग अलग अलग प्लेस पे होती थी इंडिया में, जैसे कभी कोलकाता में हो रही है, कभी नागपुर में हो रही है, तो उसको हम अधिवेशन बोलते थे और कांग्रेस का अधिवेशन बोलते थे। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि कुछ मीटिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है जहाँ पे बड़े बड़े आंदोलन करने का डिसीजन लिया गया, तो आपको वो प्लेस मैप में दिखाने को बोलता है। दूसरा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े केंद्र, जो आंदोलन हुए हैं उनसे जुड़े जो प्लेस हैं वो आपको मैप में दिखाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे लिए अमृतसर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो सबसे पहले आपको अमृतसर पता होना चाहिए। तो ये आपका है पंजाब। पंजाब में आपका क्या आ जाएगा? अमृतसर। ओके, इसके बाद मैं आपको सबसे पहले ले चलती हूँ सत्याग्रह की तरफ। अगर मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करवाऊं तो 1916 में हमारा गांधी जी ने सत्याग्रह किया था बिहार के चंपारण में, 1917 में किया था, 1917 में गुजरात के खेड़ा में और 1918 में किया था गुजरात के अहमदाबाद में। तो तीनों प्लेस आपको मैप में देखने हैं। सबसे पहले चलते हैं बिहार। तो बिहार, ये आप देखिए, ये उत्तर प्रदेश है, ये बिहार है। तो बिहार के चंपारण में सत्याग्रह हुआ। तो आपको बिहार अगर डिस्ट्रिक्ट की पता है बिहार कहाँ पे आता है, तो बिहार में आपको थोड़ा सा इस साइड में चंपारण को लोकेट कर देना है। सत्याग्रह याद करोगे 1916, 1917, 1918, कई बार आपको ईयर भी बता देता है। इसके बाद देखिए दूसरा था गुजरात। गुजरात में बाकी के दो आ जाएंगे। ये आ गया गुजरात में आपका खेड़ा और गुजरात में ही आ गया क्या आपका अहमदाबाद। ये हो गए हमारे सत्याग्रह। इसके बाद घटना हुई थी चोरी चोरा। आपको याद होगा चोरी चोरा, जब नॉन कॉपरेशन असहयोग को वापस लिया गया था। ये हुआ था उत्तर प्रदेश में, एक स्थान है चोरी चोरा, तो बिहार के बगल है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में आप किसको दिखाओगे? चोरी चोरा प्लेस को। ओके, इसके बाद गांधी जी ने दांडी मार्च स्टार्ट की थी। तो देखिए गुजरात बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जितने भी बड़े बड़े लीडर्स आए हैं ना वो गुजरात से आए। महात्मा गांधी भी गुजरात से थे। सत्याग्रह भी दो आपको गुजरात में मिल जाएंगे और दांडी मार्च भी कहाँ से शुरू होता है? गुजरात से ही शुरू करते हैं। तो दांडी मार्च या दांडी यात्रा, नमक यात्रा कहाँ से स्टार्ट होगा? गुजरात से। तो इसको भी आपको कहाँ पे लोकेट करना है? गुजरात में। अब इसके बाद कांग्रेस के दो अधिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कौन से हैं? देखिए, एक था नागपुर का दिसंबर 1920 और कोलकाता सितंबर 1920। ये 1920 वाली कांग्रेस की मीटिंग इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? देखिए आपको थोड़ा सा मैं याद दिलाऊं, 1920 में क्या हुआ था? 1920 में हमारा असहयोग आंदोलन, जिसे आप इंग्लिश में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कहते हैं, कि हम ब्रिटिशर्स को सहयोग नहीं करेंगे, कॉपरेट नहीं करेंगे।
ये स्टार्ट किया गया था। तो इसको स्टार्ट करने के लिए कांग्रेस में डिस्कशन हुआ कि हम इसे स्टार्ट करेंगे। तो पहले इसकी जो 1920 में ये सितंबर वाली जो मीटिंग होती है ये आपकी हुई थी कोलकाता में। यहाँ पे आपका जो अभी आप पश्चिम बंगाल देखते हो ये वाला प्लेस, यहाँ कोलकाता में हुई थी सितंबर में। बट सितंबर में इसके लिए एग्रीमेंट नहीं मिलता, कांग्रेस राजी नहीं होती। लेकिन दिसंबर में नागपुर में जब ये अधिवेशन होता है, नागपुर में दोबारा मीटिंग होती है 1920, ये सितंबर में दिसंबर में, उस समय इस चीज को एग्रीमेंट मिल जाता है और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट होता है। ओके, सो ये दो प्लेस आपको याद रखने। देखिए दोनों ईयर 1920 है, पहले कोलकाता में होता है फिर नागपुर में होता है। देन आपके बाद है मद्रास 1927। मद्रास 1927 वाली मीटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा 1929 में कांग्रेस की जो अधिवेशन हुई थी वो लाहौर में हुई थी, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें पूर्ण स्वराज की बात की गई थी। ओके, बट वो यहाँ पे आपको मैप में दिखाया नहीं है, उससे एमसीक्यू आता है। अब एक बार इस मैप को रिकॉल करते हैं फिर हम दूसरे मैप पे चलेंगे। तो यहाँ पे एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं हमारे कौन कौन से प्लेस हैं। एक आपको याद रखना है अमृतसर। अमृतसर कहाँ आता है? जम्मू के नीचे। पंजाब, पंजाब में हो गया आपका अमृतसर। इसके बाद बिहार में हो जाएगा चंपारण, उत्तर प्रदेश में हो जाएगा चौरी चौरा। गुजरात जाएंगे तो आपको 2 सत्याग्रह मिल जाएंगे, खेड़ा और अहमदाबाद वाला, एंड दांडी मार्च मिल जाएगा। इसके बाद आपके नागपुर अधिवेशन और कोलकाता अधिवेशन 1920, ये किससे जुड़े हुए हैं? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से, यानी असहयोग आंदोलन से जुड़े हुए हैं। इसके बाद 1927 में मद्रास। तो ये सारे प्लेस मैं कोशिश करूंगी कि आप ये अच्छे से देख लें और टेलीग्राम पे मैं इसे शेयर करूं, तो आप लोग ये सारे मैप भर के अभी से एक मैप फाइल बना लें, जिससे दोबारा पूरे साल आपको मैप के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगला मैप चलते हैं। अगला है भारत के प्रमुख बांध। देखिए इसके लिए इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम करने की जरूरत नहीं है, बस इसी चीज को आप इंग्लिश में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टिहरी है तो आप इसको इंग्लिश में टिहरी लिख दीजिए। लोकेशन देखिए और समझिए, आपको हिंदी इंग्लिश मीडियम में ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। बांध का मतलब है इंपॉर्टेंट डैम। ये आपका मैप हो गया ज्योग्राफी का। ओके, सो ज्योग्राफी का जो हमारा अगला मैप है वो है इंडिया के इम्पोर्टेंट डैम। सो डैम का भी क्वेश्चन आपको एक ना एक डैम भरने को आ जाता है एग्जाम में। तो देख लेते हैं फटाफट से आपके कौन कौन से डैम इंपॉर्टेंट है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डैम है। ओके, क्लास 9th में भी आपने कुछ पढ़े होंगे। सो सबसे पहले हम ऊपर देख लेंगे, कहाँ? जम्मू कश्मीर में आपका कौन सा आ जाता है? सलाल। इसके बाद हमारा देखिए यहाँ पे क्या है, अमृतसर आता है ना, पंजाब। पंजाब में आपका आ जाएगा भाखड़ा नांगल। देखिए पंजाब को कैसे याद करेंगे, पंजाब में आप क्या करते हो? भांगड़ा करते हो। तो पंजाब में आपका कौन सा डैम है? भाखड़ा नांगल। भांगड़ा से मिलता जुलता है भाखड़ा नांगल। ओके, ये आपका हो गया पंजाब में। देन पंजाब के नीचे आप आओगे, ठीक है, तो आता है हिमाचल। हिमाचल के नीचे आओगे तो उत्तराखंड। तो यहाँ उत्तराखंड में आपका कौन सा है? टिहरी। ठीक है, उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में आपका हो जाएगा टिहरी। इसके बाद आपका आ जाता है राजस्थान। तो राजस्थान में कैसे होते हैं? रजवाड़े होते हैं। तो यहाँ राणा प्रताप सागर। राणा प्रताप सागर कहाँ? राजस्थान में। रा से राजस्थान और रा से राणा प्रताप सागर। एक चीज मैं आपको बता दूं, भारत के 28 के 28 राज्य आपको पता होने चाहिए कि इसको हम सबसे ऊपर हमारा क्या होता है? जम्मू होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियरली पता होनी चाहिए कि ये हमारा जम्मू होता है, ये पंजाब होता है। इसके बाद नीचे हमारा जब पंजाब के बगल आपका क्या होता है? हिमाचल होता है, ये उत्तराखंड होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश है, बिहार है, आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। राजस्थान है, गुजरात है, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि कौन सा राज्य कहाँ पे आता है। तो हमने क्या कर लिया, देखिए 3 करें, इनको रिवाइज करते हैं। कैसे रिवाइज करते हैं? सबसे पहले जम्मू। जम्मू में कौन सा आएगा? सलाल। ठीक है, सलाल। जम्मू में ये वर्ड मिलता जुलता है। इसके बाद आपका उत्तराखंड में कौन सा आ जाएगा? टिहरी। टिहरी। पंजाब में भाखड़ा नांगल, भांगड़ा करते हैं इसलिए भाखड़ा नांगल। राजस्थान, र से राजस्थान, रा से राणा प्रताप सागर, रजवाड़े होते हैं ना राजस्थान में। इसके बाद नीचे चलते हैं तो नीचे हमारा यहाँ गुजरात में कौन सा आएगा? सरदार सरोवर। ठीक है, सरदार जी कहाँ से आए? गुजरात से। तो गुजरात में क्या हो जाएगा? सरदार सरोवर। तो गुजरात में आपका आ जाएगा सरदार सरोवर। इसके बाद देखिए उड़ीसा, ये आपका क्या होता है? उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा में आपका आता है हीराकुंड।
तो उड़ीसा में आपका हो गया हीराकुंड। आप एक टेबल भी बना लेंगे कि उड़ीसा में आपका हीराकुंड, गुजरात में ये, ठीक है, इस तरीके से टेबल भी बना लेंगे। इसके बाद हमारा उड़ीसा के नीचे चलिए, उड़ीसा के नीचे क्या है, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में आता है नागार्जुन सागर, ठीक है, आंध्र प्रदेश में नागार्जुन आंध्र प्रदेश से है, तो आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर। और देन आंध्र प्रदेश के बगल में क्या है, कर्नाटक, तो कर्नाटक में आएगा हमारा तुंगभद्रा। तो तुंगभद्रा हमारा कहाँ पे आ जाएगा, कर्नाटक में आ जाएगा। अब अगेन नीचे से ऊपर चलेंगे। सबसे पहले देखिए, केरल और तमिलनाडु को छोड़ दो, कर्नाटक में आएगा तुंगभद्रा, आंध्र प्रदेश में नागार्जुन, उड़ीसा में हीराकुंड, गुजरात में सरदार सरोवर। इसके बाद राजस्थान, रा से राणा प्रताप सागर। इसके बाद आपका टिहरी हो गया, भाखड़ा नांगल। पंजाब में भांगड़ा करते हैं और पंजाब में क्या है, भाखड़ा नांगल है। जम्मू कश्मीर में सलाल है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट डैम हो गए आपके ज्योग्राफी से। अब अगला मैप चलते हैं, भारत की प्रमुख मिट्टियां यानी कि सॉइल, टाइप ऑफ सॉइल। इंग्लिश में भी मैं आपको बताती चल रही हूँ, टाइप्स ऑफ सॉइल। इंडिया में कौन से टाइप की सॉइल पाई जाती हैं, तो ये आप ज्योग्राफी का जब फर्स्ट चैप्टर पढ़ोगे वहीं पे पढ़ लेते हैं, पहले भी पढ़ रखा होगा। तो हमारे यहाँ पाई जाती है ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी, ठीक है, पीली और लाल मिट्टी, लैटराइट मिट्टी। तो जितनी भी मिट्टी है उसको पहले आप नीचे यहाँ पे देखेंगे, थोड़ा सा मैं आपको जूम करके दिखा दूं। पर्वत और वन वाली मिट्टी, पर्वत और वन जो पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। तो पहाड़ी क्षेत्र आपके कहाँ हैं, जो हिमाचल वाला, जम्मू वाला साइड हो गया। इसके बाद जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मतलब होता है कि जहाँ से पानी जा रहा हो, नदी जा रहा हो। तो हमारा जो नॉर्थ एरिया है ना, नॉर्थ प्लेन जिसे बोलते हैं, उत्तरी मैदान बोलते हैं, जहाँ से हमारी रिवर फ्लो कर रही हो ज़्यादा से ज़्यादा, वहाँ पे पाई जाएगी जलोढ़ मृदा। लाल और पीली मिट्टी, तो भारत के अधिकांश क्षेत्र में लाल और पीली पाई जाती है। फिर काली मिट्टी, लैटराइट और शुष्क मतलब जहाँ पे वर्षा बहुत कम होती है, तो ये बहुत कम क्षेत्र में पाई जाती है, राजस्थान वगैरह में, ठीक है। तो चलिए इसका आप थोड़े थोड़े राज्यों को देख लेते हैं, इसका वर्गीकरण मिट्टी का। तो ये आपको पता होना चाहिए इसके कुछ कुछ राज्य। जब हम बोलते हैं, जब मैं आपको बोलूँगी पर्वत वाले कौन सा कहाँ पे पाया जाता है, पर्वत वन वाली मिट्टी, तो ये आपको ऊपर का पूरा पार्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, JNK यानी कि जम्मू कश्मीर। उसके बाद आपका आ जाएगा हिमाचल, ठीक है, हिमाचल, और हिमाचल के नीचे थोड़ा सा उत्तराखंड। जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, ये वाला जो आपका प्लेस है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड। देन और कहाँ पे आ जाएगा, थोड़ा सा आपका यहाँ पे आ जाएगा आसाम एंड अरुणाचल प्रदेश, वन वाली मिट्टी। अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे हो गया आपका असम, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, AP। ओके, सो ये आपकी हो गई वन। अब इसके बाद हमारी सेकंड है जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा, तो जलोढ़ कहाँ पे होगी, जहाँ पे रिवर्स फ्लो करती हैं, नदियाँ निकलती हैं। तो हमारा जो नॉर्थ प्लेन है, नॉर्थ प्लेन या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, उत्तरी मैदान। ये क्वेश्चन आपने क्लास 9 में बहुत पढ़ा होगा कि उत्तरी मैदान घना आबादी वाला क्यों होता है, उत्तरी मैदान में लोग ज़्यादा क्यों रहते हैं। तो ये हमारा जो नॉर्थ प्लेन हो गया ना, ये वाला, इसमें हमारी पाई जाती है जलोढ़ मृदा, क्योंकि यहाँ पे रिवर्स का फ्लो बहुत ज़्यादा है। अब इसमें आपका कौन कौन सा स्टेट आ जाता है, इसमें हम देखेंगे तो हमारा आ जाएगा पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, ठीक है, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये वाला जो पूरा स्टेट है ये आपका आ जाएगा। थोड़ा सा इसमें गुजरात का भी रीजन आ जाएगा। तो ये सारे जहाँ पे आपकी पाई जाती है जलोढ़ मृदा। इसके बाद है लाल और पीली मिट्टी। तो लाल और पीली वाला का हम कंट्रीब्यूशन देख सकते हैं कि लाल और पीली, ये वाला क्षेत्र, ये वाले क्षेत्र में आपका क्या आ जाता है, इसमें आपका आ जाता है झारखंड, इसमें आपका आ जाता है झारखंड। इसके अलावा छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, ठीक है। नीचे आपका आ जाता है ये AP, आंध्र प्रदेश। इसके अलावा आपका आ जाता है तेलंगाना, कर्नाटक। यहाँ सब कौन सी पाई जाती है, लाल और पीली मृदा। इसके बाद आ जाती है हमारी काली मिट्टी। काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, काली मिट्टी के लिए ये वाला क्षेत्र है। तो काली मिट्टी में आ जाता है हमारा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के लिए काली मिट्टी याद रखेंगे तो महाराष्ट्र हो गया आपका, और महाराष्ट्र के अलावा गोवा हो गया आपका, ठीक है, महाराष्ट्र, गोवा, और थोड़ा सा कर्नाटक का क्षेत्र हम काउंट कर सकते हैं। इसके बाद आपकी आ गई लैटराइट मिट्टी। तो लैटराइट आपकी बहुत कम स्थान पे पाई जाती है। लैटराइट आपका ये वाला प्लेस,
यहाँ पे थोड़ी सी जगह पे आपको लेटराइट मृदा नजर आएगी। इसके बाद है शुष्क, तो शुष्क के लिए आपको राजस्थान याद रखना है। शुष्क के लिए आपको, जहाँ पे वर्षा बहुत कम होती है तो उसके लिए राजस्थान। तो ये मृदा का वर्गीकरण है कि मिट्टी कहाँ पे कौन सी पाई जाती है। अब अगला हमारा इंपॉर्टेंट मैप है। इसमें आपको थोड़े थोड़े राज्य याद रखने हैं। टेबल मिलेगी आपको इसमें ज्योग्राफी में। चावल का वितरण मतलब भारत में देखिए 2 फसलों के बारे में बहुत बोला जाता है कि चावल कहाँ उगाया जाता है, दूसरा होता है गेहूं कहाँ उगाया जाता है। तो चावल यानी व्हीट एंड राइस का वितरण कैसे है इंडिया में, वो आपको पता होना चाहिए। तो देखिए प्रमुख क्षेत्र मतलब जहाँ पे चावल की खेती बहुत ज़्यादा की जाती है, वो उसे ग्रीन से दिखाया है। और वाइट मतलब जहाँ पे की जाती है लेकिन प्रमुख फसल नहीं है। प्रमुख फसल का मतलब कि मोस्ट ऑफ द जो किसान है वो वही फसल उगाएंगे। तो देखिए चावल के लिए हम लोग, आपको याद होगा कि जितने भी ये वाले प्लेस हैं, चाहे कोलकाता हो गया, उड़ीसा, एपी, ये सारी जगह पे क्या उगाया जाता है, चावल। यहाँ पे आपका क्या हो गया, आसाम, उत्तर प्रदेश, बिहार, ठीक है। चावल तो भाई आपको बिहार चले जाइए, उत्तर प्रदेश चले जाइए, आसाम चले जाइए, यहाँ वेस्ट बंगाल चले जाइए। वेस्ट बंगाल माछी भात बोलते हैं ना, शुभ होता है, चावल को ही अन्न मानते हैं। एपी आंध्र प्रदेश में चले जाइए, तेलंगाना में चले जाइए, तो यहाँ सब पूरा, ठीक है, एपी में चले जाइए, यहाँ सब आपका क्या की जाती है, चावल की खेती। और बाकी जो मतलब चावल यहाँ की मुख्य फसल है। और बाकी जो आपको राज्य नजर आएंगे, ठीक है, बाकी जो व्हाइट कलर से नजर आ रहा है, वहाँ पे चावल उगाया जाता है लेकिन वहाँ पे चावल की मुख्य फसल नहीं होती है। जैसे ये वाले जो प्लेस हैं, यहाँ पे चावल मुख्य फसल नहीं है, यहाँ पे मुख्य फसल गेहूं होती है। तो अगला वही दिखाया हुआ है। देखिए अब यहाँ पे गेहूं का दिखाया हुआ है। प्रमुख क्षेत्र, गौण क्षेत्र। प्रमुख क्षेत्र मतलब गेहूं का कौन सा मुख्य क्षेत्र है, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए गेहूं का वितरण। तो गेहूं के लिए आपका सबसे ज्यादा कहाँ पे उगाया जाता है, तो गेहूं के लिए आपका यहाँ पे हो गया हिमाचल, ठीक है, हिमाचल, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, और ये वाला क्षेत्र, ये वाला आपका एमपी हो गया, ठीक है। तो ये सारे प्लेस में आपका गेहूं का मुख्य उत्पादन किया जाता है। गेहूं को मुख्य रूप से उगाया जाता है और बाकी क्षेत्रों में उगाया जाता है पर मुख्य फसल नहीं होती है। अगला हम देख लेते हैं भारत के प्रमुख फसलें। अब ये आपका फिर इंपॉर्टेंट आ गया। देखिए चावल और गेहूं आपको बस राज्य पता होने चाहिए तो आप कर सकते हैं, लेकिन मुख्य फसलों में आपको ये वाला मैप बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछ सकता है, तो आप इसको वीवीआई करेंगे। जैसे हमने पहले भारत में राष्ट्रीय आंदोलन वाला जो हिस्ट्री वाला किया वो बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये आपने कई बार किया होगा। अब यहाँ पे देखो एक एक राज्य और वहाँ की मुख्य फसल। सबसे पहले चलते हैं उत्तर प्रदेश। जो बच्चे उत्तर प्रदेश के हैं कमेंट करके बताएंगे, और जो गांव गए होंगे तो उन्हें पता भी होगा। उत्तर प्रदेश की मुख्य फसल होती है गेहूं और गन्ना। ये आपका पूरा राज्य कौन सा हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया। उत्तर प्रदेश में देखिए गेहूं और गन्ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जिसके खेतों में गन्ने लगे होते हैं ना भैया, वो समृद्ध आदमी होता है गांव में। गन्ना की बहुत ज़्यादा कमाई होती है क्योंकि गन्ने से गुड़ बनाया जाता है, गन्ने से चीनी बनाई जाती है, और जो लोग चीनी फैक्ट्री या चीनी मिल लगा लेते हैं वो तो गाँव में भी बहुत पैसा कमाते हैं, ठीक है। तो देखिए उत्तर प्रदेश की आपकी 2 फसल है, ग से गेहूं, गा से गन्ना, उत्तर प्रदेश, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं आसाम। जब भी आप आसाम की बात करेंगे, या आपका आसाम हो गया, तो आसाम में कौन सी फसल उगाई जाती है, चाय। चाय जब भी पियो तो आपको ये याद रखना है कि चाय कहाँ पे मिलती है, आसाम में। तो चाय की फसल हो गई कहाँ की, आसाम की हो गई। इसके बाद अगले राज्य चलते हैं पश्चिम बंगाल। जब हम वेस्ट बंगाल या पश्चिम बंगाल जाएंगे तो पश्चिम बंगाल की मुख्य फसल क्या होती है, जूट और चावल। देखिए जब भी आप इस वाले रीजन में जाएंगे ना, तो चावल तो यहाँ की फसल होगी ही होगी, क्योंकि माछी भात आपको याद रखना है। तो चावल, दूसरा कौन सा हो गया, जूट। जूट भी यहाँ की मुख्य फसल है। तो चावल और जूट आपको कहाँ याद रखना है, पश्चिम बंगाल। चावल खाएंगे और जूट से क्या करेंगे, जूट से चीजें बनाएंगे। तो चावल और जूट। इसके बाद चलेंगे गुजरात। गुजरात बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो गुजरात में आपका उगाया जाएगा कपास। कपास वही है जिससे आपका कॉटन बनाया जाता है। तो आपको ऐसे याद रखना है। गुजरात में देखिए कौन थे, गांधी जी। और गांधी जी क्या बोलते थे, सूत पहनो, सूती कपड़ा पहनो, कॉटन के कपड़े पहनो। तो कॉटन के कपड़े कहाँ से आया, गुजरात से। कपास हो गया गुजरात में। अगला आपका हो गया कर्नाटक, ठीक है। कर्नाटक, क से कर्नाटक, क से कहुआ। कहुआ यहाँ की उगाया जाता है, ठीक है, जो आपका चाय का प्रकार होता है। तो कर्नाटक में क्या हो गया, कहुआ। क से कर्नाटक, क से कहुआ, 3 बार याद कर लेंगे। क से कर्नाटक,
कहाँ से, कहुआ। इसके बाद केरल, केरल में रबर उगाया जाता है। देखिए केरल में रबड़। जब भी आप रबड़ की बात करोगे तो कहाँ पे, केरल में, बिल्कुल एंड में इंडिया के। तो यहाँ पे आप दोबारा से नीचे से ऊपर चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं केरल। तो केरल की मुख्य फसल क्या है, रबर। कर्नाटक की कहुआ। पश्चिम बंगाल माछीबात, तो चावल और जूट। इसके बाद गुजरात में कपास, गांधी जी से रिलेटेड है कपास। इसके बाद जब पश्चिम बंगाल जूट और चावल हो गया, उत्तर प्रदेश गेहूं गन्ना। असम में हमारा क्या हो गया, चाय, असम में जाके चाय पीनी है। ये आपका हो गया इंपॉर्टेंट फसलों का मैप। भारत के प्रमुख लौह अयस्क खादान, अगेन ज्योग्राफी का मैप है आपका। लौह अयस्क खादान यानी वो खादान जहाँ से हमारे मिनरल्स निकाले जाते हैं। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आपको पूरे साल का मैप करवाया जा रहा है, तो बहुत ही ध्यान से देखेंगे। तो हमारे जो लौह अयस्क मिनरल वाले स्थान है उसको अब हम ध्यान से चलेंगे। देखिए हम सीधा कहाँ पे पहुँच जाएंगे, सीधा हम पहुँचेंगे उड़ीसा। ठीक है, ये आपका वेस्ट बंगाल, ये आपका क्या हो गया, उड़ीसा। तो उड़ीसा में है मयूरभंज। ठीक है, ये आपका क्या है, उड़ीसा में आपका है मयूरभंज। ठीक है, उड़ीसा में मयूरभंज। उड़ीसा के बगल हमारा कौन सा राज्य है, उड़ीसा के बगल है हमारा झारखंड, और झारखंड के बगल हमारा आता है छत्तीसगढ़। तो ये आपका प्लेस है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में आपके पास है दुर्ग और दूसरा है बेलाडीला, दुर्ग और बेलाडीला। आपको ये याद रखना है, छत्तीसगढ़ में आपके पास दो है, दुर्ग और दूसरा बेलाडीला, दुर्ग। ठीक है, छत्तीसगढ़ में दुर्ग और बेलाडीला। इसके बाद हम चलेंगे कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक में है बेलारी, ये है कर्नाटक में बेलारी और कुंदेरमुख, बेलारी और कुंदेरमुख। कर्नाटक में आपके पास दो हो गए, बेलारी और कुंदेरमुख। फसल कौन सी होती है कर्नाटक में, कहुआ। तो कर्नाटक में हमारे जो लौह अयस्क है यानी मिनरल का जो खदान है वो कौन सा है, बेलारी और कुंदेरमुख। इसके अलावा दो हमारे पास हो गए कर्नाटक में, बेलारी और कुंदेरमुख। दो हमारे पास छत्तीसगढ़ में हो गए, दुर्ग और बेलाडीला। इसके बाद एक होगा उड़ीसा में मयूरभंज। ठीक है, इतने ही आपको करने हैं। तो ये इंपॉर्टेंट आपके क्या हो गए, खदान हो गए। अगले मैप पे चलते हैं। भारत के प्रमुख तेल क्षेत्र, भारत की प्रमुख कोयला खदानें। तेल क्षेत्र यानी कि ऑयल रीजन, जहां से ऑयल निकाला जाता है। दूसरा हो गया कोयला खदान, जहां से कोयला निकाला जाता है। और कोयला की खदान से ही आपको पता है डायमंड भी मिलते हैं, जो उसकी कोर होती है। ठीक है, तो कोयला खदान और तेल क्षेत्र ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। इसको भी आप वीवीआई करेंगे, वीवीआई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसको देखिए, तो ये आपका कहाँ पाया जाता है, ये आपका हम चलेंगे नॉर्थ ईस्ट से स्टार्ट करेंगे। तो नॉर्थ ईस्ट में ये आपका होता है एपी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के नीचे हमारा क्या होता है, आंध्र प्रदेश के बगल होता है आसाम। ठीक है, तो आपके आसाम वाले रीजन में ही आपका एक हो जाएगा डिगबोई। ठीक है, और दूसरा है नहर कटिया, डिगबोई एंड नहर कटिया। ओके, आसाम वाले रीजन में डिगबोई और नहर कटिया दो आपके हो गए। पहले देख लेते हैं कि हम इसे लोकेट कैसे कर रहे हैं। देखो यहाँ पे जो आपके रेक्टेंगल है, इस तरीके का डब्बा दिखाया जाएगा, ये खनिज तेल है, यहाँ पे ऑयल के रीजन है। और जो गोला दिखाया जाएगा वो कोयला खदानें हैं। ठीक है, कोयला खदानें हैं। तो पहले डब्बे हमारे देख लेते हैं, डब्बे क्या थे, डब्बे हैं हमारे भारत के प्रमुख तेल क्षेत्र, ऑयल क्षेत्र को डब्बे से दिखाएंगे। तो रेक्टेंगल वाले देखते चलो, डिगबोई ये आपका नॉर्थ ईस्ट में एक हो जाएगा, डिगबोई और नहर कटिया दो आपके हो गए। इसके बाद हम चलेंगे तो यहाँ पे तो आपके गोले गोले हैं। और तेल का कहाँ पे है, तेल का नॉर्थ ईस्ट में हो गया। इसके बाद तेल का आपको गुजरात में देखने को मिलेगा, तेल का आपका गुजरात में, तो गुजरात में है कलोल। ठीक है, दूसरा क्या है, अंकलेश्वर। ठीक है, गुजरात में। इसके बाद दो आपको गुजरात के यहाँ पोर्ट पे मिलेंगे, बसीन और मुंबई हाई, बसीन मुंबई हाई। उसके बाद कलोल और अंकलेश्वर, ये हो गए, इधर चार हो गए और दो नॉर्थ ईस्ट में। ये हमारे तेल के क्षेत्र हो गए जहाँ से तेल निकाला जाता है। ठीक है, तो अब तेल का दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। जो रेक्टेंगल बॉक्स है, नॉर्थ ईस्ट में गए तो नॉर्थ ईस्ट में डिगबोई, नहर कटिया, ये वाला आपका प्लेस हो गया।
फिर 4 आपको गुजरात साइड में मिल जाएंगे, कलोल और अंकलेश्वर ये गुजरात में, और यहाँ आपका ये पोर्ट में मिल जाएगा बसीन और मुंबई हाई। अब हमारे पास दूसरा क्या था, कोयला की खदानें। तो कोयला की खदानें, यहाँ पे हमारा कोयला की खदानें कहाँ पे हो जाएंगी, एक तो हो गया आपका वेस्ट बंगाल में, ये आपका क्या हो जाता है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में क्या हो गया, रानीगंज। और वेस्ट बंगाल के बगल में आपका क्या आ जाता है, झारखंड। झारखंड में हो जाएगा बोकारो, झारखंड में बोकारो, वेस्ट बंगाल में रानीगंज, और आपका सॉरी ये आपका हाँ वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में आपका हो गया पश्चिम बंगाल जिसको आप बोलते हो रानीगंज, और आपका यहाँ पे हो गया कौन सा, बोकारो, कहाँ पे, वेस्ट बंगाल के बगल झारखंड। उड़ीसा में तालचेर, उड़ीसा में तालचेर। तो 3 हो गए, 3 स्टेट में 3, ये वेस्ट बंगाल में रानीगंज, झारखंड में बोकारो, उड़ीसा में तालचेर। ठीक है, 3 इधर हो गए आपके, और एक नीचा नवेली। नवेली आपका कहाँ पे हो जाएगा, नवेली आपका मिलता है तमिलनाडु में, ये आपका हो गया तमिलनाडु, तमिलनाडु में हो गया नवेली। तो ये आपका हो गया कोयला खदानें। कोयला खदानों को एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। देखिए कोयला खदानें आपके पास नीचे तमिलनाडु में, तमिलनाडु में हो गया नवेली, ये हो गया नवेली। इसके बाद उड़ीसा में हो गया आपका, उड़ीसा में, वेस्ट बंगाल में, झारखंड में। उड़ीसा में आपके पास है तालचेर, रानीगंज वेस्ट बंगाल में, बोकारो आपका कहाँ पे है, झारखंड में है। और जो ऑयल के हैं, ऑयल के गुजरात में कलोल, अंकलेश्वर, मुंबई हाई, बसीन, और यहाँ पे आपका डिगबोई और नहरकटिया। ओके, तो ये आपकी सारी हो गई ऑयल एंड कोयला क्षेत्र। अब भारत के प्रमुख ताप विद्युत केंद्र और भारत की प्रमुख नाभिकीय ऊर्जा केंद्र। सो इसको मैं पहले आपको इंग्लिश में बता दूं, देन इसके मैप को हम देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखिए बॉक्स, बॉक्स का मतलब क्या है, भारत के प्रमुख ताप विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिसिटी विद्युत केंद्र जो हैं, और यहाँ पे प्रमुख नाभिकीय यानी न्यूक्लियर पावर प्लांट, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट बोलते हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट, इसको किससे दिखाया है, सर्कल से दिखाया है, और ताप विद्युत को किससे दिखाया है, रेक्टेंगल से दिखाया है। तो सबसे पहले ताप विद्युत को देख लेते हैं। ताप विद्युत ऊपर से शुरू करेंगे, तो सबसे पहले हमारे पास ऊपर यानी कि यहाँ उत्तर प्रदेश में आ जाएगा नरोरा। ओके, यहाँ पे हमारा उत्तर प्रदेश में क्या आ जाएगा, नरोरा। ये नरोरा क्या है, ताप विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट है, एक न्यूक्लियर पावर प्लांट, इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा उत्तर प्रदेश में नरोरा। इसके बाद अगला रेक्टेंगल हम चलेंगे, तो अगला रेक्टेंगल हमारे पास है गुजरात में। गुजरात में है हमारा काकापारा, गुजरात में काकापारा। महाराष्ट्र में तारापुर, महाराष्ट्र में तारापुर, गुजरात में काकापारा। ठीक है, 3 हो गए। और चौथा है कलपक्कम, चौथा कलपक्कम। कलपक्कम कहाँ है, तमिलनाडु में। तो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट हमारे पास कितने हो गए, 4 हो गए। इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट यानी कि विद्युत आपके पास, ठीक है, विद्युत कहाँ कहाँ पे हो गया, उत्तर प्रदेश से शुरू करेंगे। उत्तर प्रदेश में नरोरा, गुजरात जाएंगे, गुजरात में कारापक्कम, ठीक है, कारापारा, नरोरा, नरोरा से कारापारा, कारापारा से तारापुर, ठीक है, महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र से सीधा पहुंच जाएंगे तमिलनाडु, जहाँ पे क्या है हमारे पास कालापक्कम, ठीक है, कलपक्कम। इसके बाद हमारे पास है न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट थोड़ा सा मॉडर्न है, तो न्यूक्लियर पावर प्लांट को हम नॉर्थ ईस्ट से शुरू करेंगे। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट पहले असम में पहुंच जाएंगे, तो नामरूप, यहाँ पे क्या है, नामरूप एक हो गया। दूसरा हमें मिलेगा नामरूप के बाद उत्तर प्रदेश के नीचे, उत्तर प्रदेश के नीचे यानी कि आपको मिल जाएगा एमपी में, मध्य प्रदेश में, ये आपका हो गया एमपी। एमपी में क्या है, सिंगरौली, सिंगरौली हो गया, ठीक है। इसके बाद फिर आपको मिलेगा यहाँ पे सिंगरौली। एपी के बाद तेलंगाना में रामागुडम, ठीक है, तेलंगाना में रामागुडम। तो ये आपके 3 हो गए क्या, न्यूक्लियर पावर प्लांट। न्यूक्लियर पावर प्लांट 3 ही याद रखने हैं आपको। एक असम में हो गया, असम में नामरूप होगा। इसके बाद फिर एमपी मध्य प्रदेश में सिंगरौली, और तेलंगाना में रामागुडम, रामागुडम, सिंगरौली और नामरूप। ये आपके हो गए न्यूक्लियर पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट। और आपके जो इलेक्ट्रिसिटी वाले थे, तो यूपी में था नरोरा, गुजरात में काकापारा, महाराष्ट्र में तारापुर, और लास्ट में तमिलनाडु में आपके पास कलपक्कम। ओके, सो इस मैप को भी थोड़ा सा जूम आउट करके अच्छे से एक बार दोबारा से देख लीजिए।
इसके बाद हम चलते हैं अगले मैप पे, जो आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मैप होगा। भारत के प्रमुख सूती वस्त्र केंद्र। ओके, अगेन दिस इज वीवीआई मैप, अगेन दिस इज वीवीआई मैप। सूती वस्त्र केंद्र, जहाँ पे सूती वस्त्र बनाए जाते हैं, जिसको हम इंडस्ट्री क्षेत्र भी बोलते हैं, ठीक है, भारत का इंडस्ट्री क्षेत्र। तो ये सबसे पहले आप चलिए कानपुर, ये ओल्डेस्ट प्लेस है। कानपुर कहाँ पे आ जाएगा? यूपी में, यूपी में हमारा कानपुर। इसके नीचे एमपी में चलिए, एमपी में आपका हो गया इंदौर। इसके बाद गुजरात, गुजरात में सूरत, सूरत में तो भाई गुजरात में तो याद रखिए कपास उगाया जाता है, तो यहाँ पे तो सूती वस्त्र का केंद्र होना ही होना है। इसके बाद चलेंगे मुंबई, ठीक है, कैपिटल सिटीज़ में जा रहे हैं हम। और इसके बाद यहाँ पे कोयम्बटूर, कोयम्बटूर यहाँ पे भी कंपनी लगाई थी जब ब्रिटिशर्स आए थे, तो कोयम्बटूर कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। तो इसके लिए आपको ज़्यादा प्लेस याद रखने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश जाएंगे, कानपुर, कानपुर सबसे पुराना प्लेस है जहाँ पे इंडस्ट्री लगाई गई थी कपड़ों की। इसके बाद एमपी, ठीक है, मतलब यूपी चलोगे, यूपी में आपका हो गया कानपुर। इसके बाद एमपी चलोगे तो एमपी में हो जाएगा इंदौर। फिर जाएंगे गुजरात, गुजरात में हो जाएगा सूरत। इसके बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में हो जाएगा मुंबई। और नीचे आप पहुंच जाओगे जब आप तमिलनाडु में, तो कोयम्बटूर। इतने ही प्लेस आपको सूती वस्त्र के लिए याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो आपको कानपुर याद रखना है कपड़ों के लिए। महाराष्ट्र जाएंगे तो मुंबई, एमपी तो इंदौर, गुजरात तो सूरत, और कोयम्बटूर तमिलनाडु से। ये आपके कौन से हो गए? कॉटन क्लॉथ सेंटर, ठीक है, कॉटन क्लॉथ सेंटर, सूती वस्त्र केंद्र। अगला मैप है भारत के प्रमुख लोहा इस्पात क्षेत्र। लोहा इस्पात, आयरन मिनरल की बात कर रहे हैं, जहाँ पे इनकी संयंत्र लगाए गए हैं, मतलब जहाँ पे इनका पूरा माइनिंग होती है, तो पूरा इसका पूरा प्योरीफिकेशन, माइनिंग जहाँ से निकाला जाता है। तो ये आपको अगला इम्पॉर्टेंट मैप है। इसके लिए आपको देखिए कुछ प्लेस आपके दोबारा से आएंगे। सबसे पहले बोकारो, बोकारो आपका कहाँ पे आता है? ये आपका हो गया वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के बगल झारखंड। ये सारे प्लेस के लिए आपको ये वाला रीजन याद रखना है। ये आपका हो गया झारखंड, झारखंड में कौन सा हो गया? बोकारो, बोकारो, बोकारो में झारखंड। पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में दुर्गापुर, वेस्ट बंगाल में दुर्गा पूजा होती है, तो दुर्गापुर कहाँ पे रहेगा? वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, दुर्गापुर होगा जहाँ दुर्गा पूजा होती है। इसके बाद झारखंड में बोकारो है। इसके बाद उड़ीसा में कौन सा है? जमशेदपुर है। और उड़ीसा के बगल कौन सा राज्य आता है? छत्तीसगढ़ आता है, छत्तीसगढ़ में भिलाई। तो सारे अगल बगल अड़ोसी पड़ोसी हैं। इसके बाद अगर आप नीचे जाओगे तो कर्नाटका में विजयनगर मिल जाएगा और तमिलनाडु में सेलम मिल जाएगा, ठीक है। दो इधर आपको साउथ के याद रखने हैं। कर्नाटक में विजयनगर, विजयनगर पहले एक राज्य भी हुआ करता था, अगर आप एंशियंट हिस्ट्री पढ़ोगे तो वो यहीं पे आता था। तो यहाँ हो गया आपका विजयनगर। और सेलम कहाँ पे आ गया? तमिलनाडु में हो गया सेलम, कर्नाटक में हो गया विजयनगर। बाकी आपको सारे इधर मिल जाएंगे। पश्चिम बंगाल में आपका दुर्गापुर, जहाँ दुर्गा पूजा होती है। जमशेदपुर उड़ीसा में, भिलाई छत्तीसगढ़ में। और यहाँ पे आपका जो इसके बगल था उड़ीसा के बगल, यानी कि झारखंड, झारखंड में बोकारो, ठीक है, बोकारो झारखंड, बोकारो ऐसे याद कर लेंगे, बोकारो झारखंड, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, उड़ीसा जमशेदपुर, भिलाई छत्तीसगढ़, और नीचे विजयनगर कर्नाटक, और सेलम तमिलनाडु। तो ये आपके लौह इस्पात क्षेत्र हो गए, जितने भी इंपॉर्टेंट लौह इस्पात संयंत्र हो गए, ठीक है। अगला है भारत के प्रमुख सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क, यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं आईटी, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सेंटर्स, ठीक है, इंफॉर्मेशन। अब इसके बारे में तो कौन बताएगा, ये तो आपको बहुत सारे पता होंगे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिसका जमाना चल रहा है, तो इसके कहाँ पे पार्क लगे हैं? तो ये तो शुरू हो जाइए अपने ही आसपास से। सबसे पहले दिल्ली, दिल्ली के बगल हमारा कौन सा है? नोएडा। तो उत्तर प्रदेश में नोएडा में आईटी के बहुत सारी कंपनियां, आपके घर में भी लोग काम करते होंगे आईटी सेक्टर में, ठीक है। तो नोएडा में बहुत सारी कंपनियां हैं। इसके बाद आपका हो गया जयपुर, राजस्थान की कैपिटल, यहाँ पे आपका जयपुर हो जाएगा। इसके बाद गुजरात में गांधीनगर, ठीक है, गुजरात में गांधीनगर हो गया सॉफ्टवेयर के लिए। मुंबई और पुणे महाराष्ट्र में, मुंबई और पुणे, मुंबई दिल्ली ये सारे तो होते ही हैं आईटी के लिए। तेलंगाना में हैदराबाद, ये कहाँ पे है? तेलंगाना में, यहाँ पे भी आईटी कंपनी। बेंगलुरु, बेंगलुरु कहाँ पे? कर्नाटक में, कर्नाटक में बेंगलुरु। तमिलनाडु में चेन्नई। और केरल में, केरल में आपका हो गया तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम में।
तो आपको ये दोबारा से मैं रिकॉल करा दूं, कहाँ पे हम बोलते हैं, आईटी सेक्टर्स की बोल रहे हैं। आईटी सेक्टर कहाँ कहाँ पे है, सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी, तो नोएडा से स्टार्ट करेंगे। जितने भी आपको डेवलप, जहाँ पे भी लोग जॉब के लिए जाते हैं ना सारे आईटी के लिए, वो सारे प्लेस तो कहाँ कहाँ जाते हैं, नोएडा एक तो हो गया, ठीक है। आपके दिल्ली के बगल, यहाँ पे दिल्ली है, दिल्ली के बगल आपका नोएडा हो गया। जयपुर राजस्थान में, गुजरात में गांधीनगर, महाराष्ट्र में मुंबई और पुणे, दोनों ही जगह आईटी सेक्टर है। इसके बाद हमारा हैदराबाद, तेलंगाना में हैदराबाद, बेंगलुरु हमारा कर्नाटक में, और चेन्नई हो गया तमिलनाडु में, केरला में हो गया त्रिवंदनपुरम। तो ये आपका बहुत ही इजी है, आप लोग देख सकते हो, नॉर्थ ईस्ट में कोई नहीं है। अगला मैप है भारत के प्रमुख समुद्री पतन। समुद्री पतन यानी जो आपका समुद्र के किनारे आपको जहाँ पे जहाज आती है उसके लिए जो एयरपोर्ट बनाया जाता है ना, जहाँ पे जैसे फ्लाइट आती है उसका एयरपोर्ट होता है, वैसे पतन होता है जहाँ पे आपके जितने भी समुद्री जहाज आके रुकती है, सारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का सामान एक्सचेंज किया जाता है, उसको हम समुद्री पतन बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारे भारत के कहाँ पे हैं, तो जाहिर सी बात है ये वहीं पे होंगे जहाँ पे समुद्र होगा। अब देखिए, ये आप यहाँ पे मध्य प्रदेश यूपी में तो बनाओगे नहीं, हमारे उत्तर प्रदेश या बिहार के बगल में तो समुद्र है नहीं, कहाँ पे होगा, जहाँ समुद्र होगा। तो देखिए सबसे पहले ये आपको देखना है इस रीजन में, ठीक है। इसको आप इस तरीके से याद करोगे, ऐसे वी शेप में आएगा। क्यों, ये सारा जो रीजन है यहाँ पे हमारा क्या है, ओशियन, समुद्र, और यहाँ पे भी हमारा क्या है, ओशियन से लगे हुए क्षेत्र हैं, तो इन्हीं के बगल बगल हमारे पतन बना रखे हैं। सबसे पहले चलेंगे गुजरात में, गुजरात भी देखिए यहाँ पे समुद्र है ना, तो यहाँ गुजरात के यहाँ पे कौन सा पोर्ट बना रखा है, कांधला बना रखा है, कांधला गुजरात में। इसके बाद मुंबई, ये महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र में क्या, मुंबई बना रखा है। इसके बाद ये वाला जो ये है मार्मा गांव, मार्मा गांव कहाँ है, गोवा में है। देखिए गोवा और गांव, तो गांव जब भी याद आए तो आप याद रखना महाराष्ट्र और जो कर्नाटक है इसके बीच में थोड़ी सी जगह ये गोवा है, ठीक है। तो मार्मा गांव कहाँ पे आएगा, गोवा में आएगा। इसके बाद देखिए मार्मा गांव के बाद आपका कर्नाटक, कर्नाटक में आपका हो गया न्यू मैंगलोर, न्यू मैंगलोर कर्नाटक में। केरला में कौन सा है, कोची, केरला में कोची। इसके बाद हमारा है तूतीकोरिन, तूतीकोरिन ये क्या है, तमिलनाडु में तूतीकोरिन और चेन्नई, तमिलनाडु में तूतीकोरिन, चेन्नई। इसके बाद आपका एपी आ गया, आंध्र प्रदेश में आपका आ गया विशाखापट्टनम। इसके बाद हमारा यहाँ पे उड़ीसा में आ जाता है हल्दिया और पारादीप, उड़ीसा में ये आपका हो गया उड़ीसा, उड़ीसा में आपका हो गया पारादीप। ये हो गया वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में आपका क्या हो गया, हल्दिया। तो अब आपको ऐसे याद रखना है, हर स्टेट में आपको एक एक मिल जाएगा जो समुद्र से लगे हुए हैं, क्योंकि यहीं पे हम एक्सचेंज करते हैं। वेस्ट बंगाल माछी भात वाला, यहाँ पे कौन सा है, हल्दिया। दुर्गापुर भी यहीं पे है वेस्ट बंगाल में, यहाँ पे कौन सा है, हल्दिया। अब इसके नीचे उड़ीसा, उड़ीसा में पारादीप। इसके बाद आंध्र प्रदेश, एपी, एपी में कौन सा है, विशाखापट्टनम। इसके बाद जब आप तमिलनाडु में जाओगे तो तमिलनाडु में आपके पास हो जाएगा चेन्नई और तूतीकोरिन। जब आप केरल में जाओगे तो केरल में कोची, कर्नाटक में न्यू मैंगलोर, गोवा में मार्मा गोवा, महाराष्ट्र में मुंबई, और गुजरात में हमारा कौन सा आता है, कांधला। तो ये आपके सारे पोर्ट हो गए समुद्री पतन, समुद्री पतन जो समुद्र के किनारे स्टेट है, ठीक है, जो सारे ये किनारे किनारे यहीं पे है। अब इसका नाम आपको याद करना है प्लेस के साथ। अगला मैप है भारत के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय वायु पतन। वायु पतन मतलब एयरपोर्ट, वो था समुद्री पतन, अब ये आ गया एयरपोर्ट, ठीक है, एयरपोर्ट। तो एयरपोर्ट भाई कहाँ है, जो भी आपके कैपिटल्स हैं बड़े, वहाँ पे हमारे एयरपोर्ट है। सबसे पहले तो दिल्ली में आ जाएंगे, ठीक है। चलिए ऊपर से शुरू करते हैं, अमृतसर से। अमृतसर पंजाब में, राजा सांसी, राजा सांसी कहाँ से है, पंजाब से, तो राजा सांसी कहाँ पे, अमृतसर में, पंजाब में। इसके बाद दिल्ली में आइए, दिल्ली में इंदिरा गांधी आईजीआई एयरपोर्ट, बस भी जाती है आईजीआई एयरपोर्ट के लिए 717, दिल्ली में जो बच्चे रहते हैं, आईजीआई इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गए भी होंगे अगर आपने फ्लाइट ली होगी इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से। इसके बाद हमारा अगर आप वेस्ट बंगाल में जाओगे तो यहाँ कोलकाता, जहाँ पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से। मुंबई जाओगे तो मुंबई में कौन है, छत्रपति शिवाजी महाराज, तो ये यहाँ पे मुंबई में हो गया। हैदराबाद में जाओगे तेलंगाना में तो राजीव गांधी एयरपोर्ट। इसके बाद जब चेन्नई में जाओगे तो मीना
मीनाम्बकम, ओके, मीनाम्बकम, ओके। तो ये और भी बहुत सारे एयरपोर्ट हैं, बट यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जहाँ से दिन की बहुत सारी फ्लाइट्स जाती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको दिए गए हैं। तो नॉर्थ ईस्ट में आपको चेन्नई वाला आंध्र प्रदेश में याद रखा है मीनाम्बकम, ठीक है। अगर मैं सही प्रोनाउंस नहीं कर रही हूँ तो करेक्ट कर लेना। हैदराबाद में आपका होगा राजीव गांधी, इंदिरा गांधी आपका दिल्ली में हो जाएगा, कोलकाता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस, मुंबई में छत्रपति शिवाजी और दिल्ली में इंदिरा गांधी, अमृतसर में राजा सांसी। तो ये आपके सारे क्या हो गए, एयरपोर्ट हो गए मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो यहाँ पे हमारे कंप्लीट होते हैं सारे ही मैप, आप क्लियरली देख सकते हो। इस वीडियो को 2 बार देखो, सारे मैप को एक मैप की फाइल बनाओ और उस मैप फाइल में इसको फिल करके और एक कॉपी में टेबल बना लो। जैसे मैप में फिल किया उसके बाद टेबल बना लिया, यहाँ पे लिखा लोकेशन या स्टेट और यहाँ पे लिखा कि उसका नाम लिखा कि दिल्ली में, तो दिल्ली में कौन सा है, IGI है, मुंबई में छत्रपति शिवाजी है। इस तरीके से टेबल बनाओ, फिर उसके बाद मैप में फिल करो और लर्न कर लो। एक बार में छुट्टी, दोबारा पूरे साल मैप उठा के देखने की ज़रूरत नहीं है। केवल हिस्ट्री और ज्योग्राफी से आता है, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स से आपको मैप नहीं आता है। यहाँ पे हमारी पूरी जो मैप वर्क है वो कंप्लीट होता है। समझ में आया, अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना, क्योंकि यहाँ पे क्लास 10th का आपको सब कुछ दिया जाता है। इंपॉर्टेंट साइंस डायग्राम, जितना भी चीज़ बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड है सब कुछ मिलेगा। NCERT सॉल्यूशन मिलेगा विद वर्कशीट सॉल्यूशन।